आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आमतौर पर हम या तो कानूनी पेचीदगियों में पड़ने से डरते हैं या किसी मसले का हमें कोई सही कानूनी तरीका नहीं पता होता। आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे वेलकम। नाजरीन, अगर आपकी भी कोई उलझन है, कोई मसला है या फिर कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, आज बात करेंगे एक ऐसे एक्ट की जो औरतों के लिए बना है, औरतों की हिफाजत के लिए बना है, 498A। इस एक्ट के बारे में जानेंगे आपसे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे 498A ये क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। शुक्रिया तरन्नुम, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने। पहली बात तो ये कि 498A ये आईपीसी का एक सेक्शन है जी। ये अपने आप में एक्ट नहीं है, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह है। तो ये सेक्शन 498A से क्लियर जाहिर हो रहा है कि ये बाद में ऐड किया गया है आईपीसी में। ऐड करने की जरूरत इसलिए करनी पड़ी कि आप अगर देखें तो पिछले 30-40 सालों से औरतों के साथ इसलिए ज्यादती होती रही, ससुराल में जहेज कम लाई हैं, ससुराल के मुवाफिक नहीं हैं, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस तरह से पब्लिक से ये हुआ कि ऐसी औरतों को जो कि अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं, अब वहां पर फिर उनके साथ ज्यादती होती है तो उनका कोई वहां पर पुरसान हाल नहीं होता है। इसके लिए कानून के लिए कोई चाराजोई निकालना चाहिए। तो फिर 498A आईपीसी को अमेंड किया गया और 498 अपनी जगह था, उसके आगे 498A इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जो लबाब है इस सेक्शन का कि ऐसी विवाहिता औरत जिसको कि उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स परेशान करते हैं, ताने देते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं यानी वायलेंस करते हैं, तो उस औरत को यह हक दिया गया है कि वो कानूनी चाराजोई करे। ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। क्योंकि ये बिल्कुल घरेलू टाइप का एक मसला था, इसलिए आम तौर पे औरतें जो हैं वो बाहर नहीं आती थी कि मैं बाहर जाकर कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन पुरसान हाल होगा बाहर देखने वाला। तो कई किस्म की प्रिकॉशन ली गई हैं। जिस प्रिकॉशंस को वक्त ब वक्त सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर से डिफरेंट किस्म के जो है दिशा देता रहा है कि इसको इस तरह से किया जाए, इस तरह से केस इनिशिएट किया जाए। ये सब चीजें हैं जो कि आती रहती हैं जी। यानी कि जो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर है वो सभी इसके अंदर आते हैं जी। मेंटली फिजिकली टॉर्चर तो आमतौर पे लोग समझ जाते हैं कि अगर किसी के ऊपर वायलेंस किया गया यानी कि उसको फिजिकली जो है उसको परेशान किया गया, नहीं उस पर हाथ उठाया गया, उसको मारा गया। मेंटली का मतलब ये कि घर में ताने दिए गए, कुछ इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया कि वो उस घर में उसको अजनबियत महसूस हो, ये समझ में आया कि हमारा घर में कोई हमारा देखने वाला नहीं है क्योंकि ये दूसरों का घर है। तो इस किस्म की किसी किस्म के ताने जिससे उसको जहनी तौर पर परेशानी होती है या तकलीफ होती है, तो ऐसी हालत में भी 498A का एप्लीकेशन है। लाजमी नहीं है कि फिजिकली ही उसको कोई चोट लगी हो, डॉक्टरी मुआयना हो, हाँ मेरे चोट लगी है, ऐसी नहीं है। जहनी तौर पर भी जो परेशानी, और कहीं कहीं तो ये बात सदियों से कही जा रही है कि जहनी परेशानी यानी बातों की मार फिजिकल मार से ज्यादा गंभीर, ज्यादा बड़ी होती है जी। अच्छा, इस कानून के बारे में कौन सी ऐसी अहम बातें हैं, अहम चीजें हैं जिसके बारे में औरतों को जानना, उन्हें पता होना जरूरी है? पहली बात तो ये कि औरतें जहनी तौर पे ये अपने आप को अपने ससुराल में महफूज समझें, ये सोचकर कि उनके बचाव के लिए कानून है। कानून का मतलब पूरी सरकार उनके बचाव में है। तो अपने को जहनी तौर पर तैयार रखें, अपने आप को किसी तरह से अजनबियत फील न करें। अगर उसके माँ बाप उससे दूर हैं लेकिन कानून उनके करीब है। कोई भी ऐसा इलाका हमारे देश का नहीं है जहाँ एक थाना न हो, जहां पर कि कोई शिकायत न की जा सकती हो। तो पहली बात तो जहनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा उन्हें कि किसी किस्म की अगर परेशानी हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट के, घबराहट के उन्हें कानूनी चाराजोई करनी चाहिए जी। अगर किसी औरत के साथ घर में मारपीट हो रही है, उसे परेशान किया जा रहा है, कई अलग अलग तरह से उसे परेशान किया जा रहा है और वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए सोच रही है, तो वो कैसे कर सकती है और कहाँ कर सकती है? देखिए, इस मामले में भी कानून का जो आईपीसी का जो रूह है
वो ये है कि जहां पर जो ऑफेंस हुआ है जी। उसी इलाके के पुलिस को उसको छानबीन करने का अख्तियार है। उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में का कोई ऑफिसर जो है एफआईआर दर्ज होगी या उसी इलाके के पुलिस ऑफिसर जो है उसका छानबीन करेंगे। लेकिन चूंकि इस ऑफेंस की नौइयत अलग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट 2018 और 19 में इस तरह से जजमेंट आए हैं, जिसका यह है कि अगर किसी बहू के साथ या बीवी के साथ उसके ससुराल में अगर उसके साथ ज्यादती हुई है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने मैके चली आई है या अपने भाई के पास चली आई है, चाहे उस इलाके को छोड़कर कहीं भी चली गई हो, तो वहां भी वो एफआईआर जो है कर सकती है, ये बताते हुए कि मेरा सपोज कर लिए कि दिल्ली का मामला है, अब वो यूपी की औरत है, तो यूपी में जाकर वो ये बात कह सकती है, अपने ससुराल में एफआईआर दर्ज करा सकती है घटनाओं को वर्णित करते हुए कि इस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई, और यूपी के पुलिस को भी उस इलाके के थाने को एफआईआर दर्ज करना होगा, जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश हुआ है, एक डायरेक्शन हुआ है। यही देखते हुए कि लाजमी नहीं है कि ससुराल में उस औरत को मौका भी मिले, या ये कि जिस घर के लोगों ने उसके साथ जुल्म किया है उस घर के लोगों को अगर वो थाने में नाम लिखा रही हो तो फिर उस घर के लोगों का रवैया और तब्दील हो सकता है उसके, और वो खतरनाक हो सकते हैं और शिद्दत से उसके साथ जो है जुल्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की गुंजाइश दे दी गई है कि वो अगर अपने ससुराल में चली गई है तो ससुराल मैके में चली गई है तो मैके में भी वो इस तरह से एक कंप्लेंट कर सकती है। एक बात और यहाँ पे ख्याल रहे कि आमतौर पे तो क्या आईपीसी का जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है वो ये कि जहाँ पर ऑफेंस हुआ है, जुर्म हुआ है, उसी एरिया के थाने को ही अधिकार है केस रजिस्टर करने का। लेकिन आईपीसी में बहुत से एक्सेप्शन है, जैसे बहुत से ऑफेंसेस होते हैं जिनको कहते हैं कंटिन्यूअस नेचर का। जैसे सपोज कर लिए कि एक आदमी को मैंने कुछ पैसा दिया, वो लेके चला गया यूपी के किसी शहर में या बिहार के किसी शहर में, और उसके पास वो पैसा जो है एज ए ट्रस्ट रखा गया है, या ट्रेन में है, यहाँ पर चोरी हुई है और वहाँ पे चोरी हुई है, अगर दिल्ली से बैठे हैं और वहाँ पहुँच रहे हैं, आप कलकत्ता पहुँच रहे हैं, तो जैसे चोरी कहाँ हुई है मालूम नहीं है, इसको कंटिन्यूअस ऑफेंस बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है एफआईआर कलकत्ता में भी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कहाँ हुआ है। जी, और भी बात करेंगे इसके बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से। जी, आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। जी, बताएं क्या सवाल है। मेरे बाजू को एक ये है शादी खाना फंक्शन हॉल, घर के बाजू में मेरे जी, तो वहाँ पे गाना बजाना रहता है दोपहर में, रात में, तो हमें है ना क्या कर सकते हैं वो लोगों के लिए? जी देखिए, किसी को भी हमारे देश में अपना फंक्शन करने और खुशियां मनाने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून देता है, लेकिन वो वहीं तक है जब तक कि दूसरे लोग परेशान न हो। अगर वो मैरिज घर है, वहाँ पे शादी घर है, तो लाजमी है कि वहाँ पर आम तौर पे शादियाँ होती होंगी, और उस शादियों में अगर बाजा गाना ऐसा होता हो जिससे कि उस हाल से बाहर आवाज जाती हो, मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूसेंस। तो इस किस्म के न्यूसेंस अगर हो रहा है तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है, पब्लिक न्यूसेंस बल्कि हो जाता है, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आप जो है एक कंप्लेंट कीजिए थाने में, और ये चीज़ बताइए कि किस तरह से आप जो है मेंटली परेशान हो रहे हैं, किस तरह से आपके बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो कानून के पास ये जरिया है, ये अपने आप में एक ऑफेंस है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी, वकील साहब, आपने बताया कि जहां का ये केस होता है वैसे तो उसी एरिया में इसकी कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत अगर किसी औरत को मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो मायके चली जाती है तो वो वहां पर भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये कंटिन्यूअस ऑफेंस इसको हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बाद। तो अगर किसी औरत को, बहू को, बीवी को घर से मारकर निकाल दिया गया ससुराल से, या मायके उसका भले ही दूसरे स्टेट में हो, वहां पर भी जाकर जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकती है, और वहां के भी जांच अधिकारी को यह हक है कि जांच कर सकता है। ये बहुत क्लियर हुआ है, अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मेरा ये सवाल है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी मैम, मेरा ये सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मतलब जस्टिस मिलता है हर किसी को। हेलो, क्लियर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिलता है पूरे, मतलब जो भी इंडियन होगा कोई भी, जी, हर किसी को जस्टिस मिलता है। हमने जो पेटिशन वहाँ पे फाइल की थी वो इंटरनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन के बारे में, मोबाइल सर्विस के लिए, वो वहाँ पे उन्होंने जो हमारी पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जी, क्यों, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों किया गया है। लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम इंडियन सिटीजन्स बल्कि फॉरेन सिटीजन्स को भी हक है, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्ट जा सकते हैं या थ्रू प्रोसेस ऑफ लोअर कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद आ सकते हैं। यह हर सिटीजन्स का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। आपने खुद बताया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पिटीशन को इंटरटेन किया। इंटरटेन करने के बाद उसमें ग्राउंड न होने के वजह से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डिसमिस कर दिया। तो देखिए, कोर्ट में जब केस जाता है तो लाजमी है कि 50% हारने वाले होते हैं, 50% जीतने वाले होते हैं। आपके पिटीशन में वो लीगल ग्राउंड नहीं होगा या उसको सही तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा नहीं गया होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको डिसमिस कर दिया। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। कौन सवाल है। हेलो हेलो जी बताएं, जी बताएं क्या सवाल। मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ, जगाधरी से। मेरा नाम रिजवान अहमद सिद्दीकी है जी। हाँ, तो ये है कि मैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ संडे में, जो संडे जो गया था ना, तो उसमें मैं गया वहाँ पर। मैं रहता हूँ यमुनानगर, वालिद साहब रहते हैं हमारे सहारनपुर। तो सहारनपुर गए हुए थे, तो हम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने, उनका दम आखिर हमारे हाथों ही हुआ, मेरी मिसेज और मैं दोनों थे। उन्होंने मरते वक्त ये कहा कि भाई मैं बहुत खुश हुआ तुम दोनों आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हो जी। और दूसरी बात यह है कि अब ये बताइए कि उन्होंने जिस टाइम मरते वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई ननौते में जो मेरे ससुराल का जो मकान है उसके अंदर जो है ना, आप जो है कुछ हक मिला नहीं हमारे को, तो उसके लिए कुछ करो, मुझे ये कहा। तो उसमें ये कहने का मेरा हक था उसके अंदर, उसने मेरे को हक नहीं मिला, तो उसके बारे में पूछा था कि क्या मिलेगा। देखिए, आप जमुनानगर से बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक चीज़ बिल्कुल जहन में रहे कि आपके वालिद ने अगर आखिरी वक्त में कोई भी बात किसी भी प्रॉपर्टी के मुतालिक या किसी से भी रिश्ते के मुतालिक कोई बात कही है, तो वो उनका आखिरी वसीयत माना जाएगा। वसीयत का रिटर्न में होना लाजमी नहीं है, लेकिन उसके लिए दो लोगों को आपको प्रूफ देना पड़ेगा एविडेंस में कि हाँ उन्होंने आखिरी वक्त में ये बात कही थी जी। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी की बात की और उन्होंने ये कहा कि मुझे उसमें प्रॉपर्टी में हक नहीं मिला है, तो चाहे वसीयत आपके फेवर में किया हो उन्होंने या नहीं किया हो, एज ए सन, एज ए उनका बेटा, उनके इंतकाल के बाद उनकी तमाम चीज़ों में आपके एज ए वारिस जो है हक हो जाता है। तो अगर वालिद साहब को कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिला है तो उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद वो प्रॉपर्टी आपके को हो गई, भले ही उसका कानूनी कार्रवाई अभी ना हुआ हो, कागज़ में आपका नाम नहीं चढ़ा हो, तो आप जो है उसी हैसियत से, यानी अपने फादर के, कहते हैं कि सन स्टेप्स इनटू द फादर शूज़, इंतकाल के बाद, यानी कि ये मसला आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी कि वो ऐसे ही है कि जैसे कि फादर का के जूते में वो इंटर कर जाता है, यानी उनकी जगह ले लेता है। तो आप जो है उनके खिलाफ, जिन्होंने आपके फादर का हक मारा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है, आप एज ए सन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी वकील साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि जिस औरत पर जुल्म हो रहा है वो कंप्लेंट फाइल करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, तो क्या ऐसे केस में उसका घर वाला कोई फैमिली मेंबर उसके बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकता है? जी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि, और अब भी है, कि जिसके साथ कोई जुल्म हो रहा है उसी को हक है कि वो कानूनी चाराजोई करे। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर हिंदुस्तानी सिटीजन्स के हक में कि हिंदुस्तान में क्राइम जो है वो ज़्यादातर ऑफेंसेस ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ
एक इंडिविजुअल के खिलाफ क्राइम नहीं है, एक जात के खिलाफ क्राइम नहीं है, बल्कि वो क्राइम पूरा स्टेट के खिलाफ है। तो एक औरत को ये हक है कि अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है या किसी बिना पर वो जो है कंप्लेंट नहीं कर पा रही है, तो कोई थर्ड पर्सन उसके खानदान के, उसके माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, कोई भी जाकर खबर दे सकता है। वो इसी तरह से है जैसे सपोज के लिए कहीं डकैती हो रही है तो लाजमी नहीं कि उस घर के लोग जो है वो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करें, कोई पड़ोसी, कोई थर्ड आदमी जाकर इन्फॉर्म कर सकता है, क्योंकि क्राइम होता है और क्राइम को रोकथाम करने के लिए पुलिस का एक महकमा है। और उसमें ये नहीं है कि फला के साथ हो रहा है तो फला ही करे, जिसके साथ हो रहा है वही करे। तो इसमें भी 498A में भी ये गुंजाइश दी गई है। आमतौर पर मैरिज के मसले में जो कानून थे वो यही थे कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ ज्यादती की है तो वाइफ कर सकती है, वाइफ ने हस्बैंड के साथ ज्यादती किया है तो हस्बैंड कर सकता है। लेकिन इसको इनलार्ज कर दिया गया है। लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है कि उसके बिहाफ पे, उस पीड़ित औरत के बिहाफ पे उसके घर वाले, बल्कि फादर ने कंप्लेंट किया था, उसके मुतालिक जो है वही सुप्रीम कोर्ट में आया कि फादर को हक है कि नहीं अपनी बेटी के बिहाफ पर कंप्लेंट करने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल हक है, उससे किसी भी रिलेटिव को हक है कि अपनी। वकील साहब इस पर और भी बातें करेंगे, कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? मेरी बच्ची के बारे में पूछना था। मैं जी बताएं। जी सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? और हमारी बच्ची को शादी करके दिए तो कम से कम 3 लाख। देखिए सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद शादी करिए। करके दिए 3 लाख के कपड़े पूरा जहेज के साथ। सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज जी ठीक है बंद कर कपड़े 3 लाख के दिए, जहेज पूरा दिए और 8 लाख का घर बन को दिए, सब कर को दिए। उन्हें बहुत तकलीफ देखो, कोई कैसे कतर को पीछे घर के पीछे गाड़ने बढ़ था। 2 बच्चे, भाई को बच्चे ही, ये मेरे नहीं बच्चे घर को बोलता मैं, मेरे नहीं किसके के बच्चे, 8 लाख सब तो बाप के ही, किसके के बच्चे घर को बहुत जुल्म करया। बच्ची भाग को आ गई, बच्चा को लेकर मोरिया में सब छपती थी रात के 3 बजे 2 बजे। ऐसा छप को मोरिया में कुत्ते लपट लेते थे बच्ची को, ऐसा छप को उन्हें आकर भाग को आ गई तो यहाँ रखे थे उसे। अब यहाँ घर में रखी तो आदमियाँ क्या बोलती हैं, बेटी को टुड़ा को लाको घर में रख ली, घर को बोलते हैं। इस समय नहीं माँ यहाँ रही तो तू मेरा नाम बदनाम होता है कि नहीं। मैं अलग घर लगो थी, वहां से एक आदमी क्या करिया, वो घर के पेपरा इसके पास थे, जेवर 5 लाख का जेवर दिए थे, वो जेवर जी ठीक है जी। पहली बात तो ये कि जितने हमारे सवाल करने वाले हैं उनसे गुजारिश ये है कि अपने सवाल को शॉर्ट करें। एक मतलब 2-4 सेंटेंस जो है वो जहन में पहले बना लें, उसके बाद जो है वो राब्ता कायम करें ताकि आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता को फ़ायदा पहुंच सके। इसमें आपने ये कहा कि ऐसे ज्यादती के साथ, हालांकि आपने शादी के वक्त बहुत ही स्टैंडर्ड से शादी की थी और बहुत कुछ दिया था, 3 लाख और 8 लाख और 9 लाख के घर वगैरह भी दी थी। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो उसके बाद जो आपकी बच्ची के बच्चे हुए हैं उसको वो अपनाने से इनकार कर रहा है और इस तरह से कह रहा है कि वो हमारे औलाद नहीं है। देखिए, शादी के दरमियान जो भी बच्चा हो रहा है किसी भी वाइफ को, बीवी को घर में, तो वो हस्बैंड का ही माना जाएगा। और इस किस्म का ये कहना कि हस्बैंड ने जो है वो, हस्बैंड अगर ये कहे कि नहीं वो मेरा बच्चा नहीं है, तो ये अपने आप में क्रूएल्टी है। अब बहुत संगीन किस्म का क्रूएल्टी है। इतना भोंदा और भद्दा इल्ज़ाम किसी बीवी पर लगाना, उसका कानून जो है कॉग्निजेंस लेता है। आपकी बेटी आपके पास आ गई है, आप अपने यहाँ ही थाने में जाकर यही बात लिखकर, ख़ास तौर से ये बात जो आप कह रही हैं कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो 2 बच्चे हैं वो हमारे नहीं हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रूएल्टी है। आप फ़ौरन जो है मुकदमा दायर कीजिए, 498A के तहत जो है आपका मुकदमा सुना जाएगा। दूसरी बात ये कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी वो बेटी जा सकती है कहने के लिए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ज्यादती हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आता है। आप फ़ौरन कानून चार्जवी करें, क्योंकि ये बहुत ही भद्दा इल्ज़ाम है जो कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं भोपाल बोल रहा हूँ, जिला मध्य प्रदेश। जी जी, वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए।
जी बताएं क्या सवाल है। सवाल है कि लोग एक देकर पैसा ले लेते हैं और कोई भी फैसला कोर्ट में हो नहीं पाता, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, ये काम लूट सीधी सीधी चल रही है। हाँ जी। देखिए, आपने सवाल ये किया कि कोर्ट में चले जाने पे अक्सर कोर्ट का फैसला नहीं होता है। इस चीज को हमारे लेजिस्लेचर ध्यान में रखे हुए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि बहुत से केसेस को लोअर लेवल ही तक निपटने में 20-20, 25-25 साल लग जाते थे। लेकिन 2002 के बाद हमारे सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट लाया गया है, जिसके तहत दूसरी पार्टी को बाध्य कर दिया गया है कि 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में तो मैं ये देख रहा हूं कि लोअर कोर्ट में फैसले इस वक्त बहुत तेजी से हो रहे हैं। वो जमाना खत्म हो गया कि 20-25 साल जो है जवाब देने ही में वो लटका देते थे। तो आप अपने एडवोकेट से कहिए कि जरा वो कायदे से केस को परसू करें। अब जो भी पुराने केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने का व्यवस्था बना दिया गया है। ये चीज जो है ऑलरेडी हमारे कोर्ट और हमारे कानून बनाने वाले जो लेजिस्लेचर हैं उनके भी दिमाग में है। इसीलिए गाहे बगाहे कोई ना कोई अमेंडमेंट लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डायरेक्शन देती रहती है, हाई कोर्ट्स भी डायरेक्शन देते रहते हैं। आप अपने एडवोकेट्स को कहिए कि वो जरा केस को पर्टिकुलरली फॉलो करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल है जी, 2 भाई है और 2 बहनें हैं। उनके यहाँ बाप की जो विरासत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के मकान की सूरत में। लेकिन एक भाई ने हमारी घरवाली को बोला अगर आपको लेना है तो मैं 11 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने अपने मकान को फरोख्त किया चोरी में 1.5 करोड़ में। अब सिर्फ 11 लाख पर उनको दस्तखत लिया गया। अच्छा। उस हिसाब से बनता है सिर्फ 70 लाख मकान की कीमत, जो उन्होंने, जबकि 25 लाख हमारा हिस्सा बनता है मेरी घरवाली का। आपको उनके साथ क्या किया जाए, जैसे कि उनको बराबर ये हिस्सा मिल जाए, वरना उसके भाई ने उसको लिख के लिया है आपने हिस्सा जो लिया, लेकिन वो जबरदस्ती बोला इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, जबकि 25 लाख उसका हिस्सा बनता है। जी ठीक है। देखिए, आपने जो 25 लाख हिस्से की बात कही है वो दो राय नहीं है इसमें कि आज की डेट में जो इंडियन लॉ है जो कि मुस्लिम के अलावा लगता है, तो उसमें बराबर शेयर सबको कर दिया गया है, वाइफ को, माँ को, बेटी को, बेटी को। लेकिन जो इस्लामिक शरिया है जो कि मुसलमानों पे लगता है, क्योंकि एक यहाँ पर एक्ट है जिसको बोलते हैं शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937, उस एक्ट के तहत जो है ये कि मुस्लिम का जो यह मसला है इनहेरिटेंस का, जायदाद का, वो इस्लामिक शरिया के हिसाब से डिसाइड होगा। उस हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको 8 हिस्सों में तकसीम होगा। 2 हिस्सा बेटों को दिया जाएगा, 1 हिस्सा बेटियों को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो शेयर बनता है, उसका शेयर जो है उस हिसाब से अगर 25 बनता है तो 25 हुआ, 11 बनता है तो 11 हुआ। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 1 हिस्सा बहनों को दे दीजिए, 2 हिस्सा भाइयों को दे दीजिए। अगर इसमें आता है तो फिर वही आपके लिए जो है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, आप पर वही कानून अप्लाई होगा। जी, इस दौरान कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मैं यहाँ मुंबई मुंब्रा थाना से बोल रहा हूँ। मेरे को चेक बाउंस के बारे में पूछना है, मेरे चेक बाउंस हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, आपका सवाल ये है कि आपको किसी ने चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया है। पहली बात तो ये कि चेक के मुतालिक एक चीज़ ज़रा क्लियर रहे कि पहले इसकी मुद्दत प्रेजेंटेशन के लिए, इनकैश कराने के लिए 6 महीना हुआ करता था, अब 3 महीना हो गया है। 3 महीने के अंदर अगर आपने चेक पेश किया है और चेक बाउंस हो गया है, बाउंस होने के भी कई रीज़न होते हैं, जैसे सिग्नेचर डिफर कर रहा है तब कोई कानून नहीं आता है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट फंड है या अकाउंट जो है क्लोज कर दिया गया है, तो इस तरह से आपके पास जो है ये कानूनी जवाज बन जाता है, जिसको काज ऑफ एक्शन बोलते हैं। आप पहली फुर्सत में एक एडवोकेट को एंगेज कीजिए, वो उनको नोटिस भेजें। नोटिस भेजने के अगर 15 दिनों के अंदर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो फिर ऑफेंस 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आ जाता है।
और एक 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके वकील साहब आगे बताएंगे कि वो 1 महीने तक और इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के पास लोअर कोर्ट में जो है केस फाइल कर देंगे। तो आपका केस जो है वो स्ट्रांग है। आप फ़ौरन देखिए, अगर लिमिटेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर आपको जो है नोटिस इशू करना है। अगर लिमिटेशन से बाहर हो गया तो फिर आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं बचता है। तो आप फ़ौरन अपने एडवोकेट्स को एंगेज कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो मैडम जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरी माँ के नाम पे है। मुझे न देने का वादा किया है। माँ ने बुरा है, मेरे माँ बुरा है, उनको नहीं थे, दूसरे भाई में थे, दूसरे भाई में दिए, दूसरे भाई में दिए। मेरा इसमें कानून क्या होता है, इसलिए मैं फोन करा। मैं कुछ केस कर सकता हूँ या नहीं? जिंदा है अभी आप सवाल ये कि जब तक वो जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी आपकी माँ ही की रहेगी। वो अगर चाहें तो वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकती हैं। कानून यही है। वो तो इंतकाल के बाद आता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो फिलहाल जब वो जिंदा है तो प्रॉपर्टी उनकी है, वो जिसको तबीयत करे उसको दे। जी एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। हेलो। हेलो, बोल रही हूँ मैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? असल में मैंने अभी आपको फोन किया था तो मुझे मतलब 2 सवालों का जवाब एक का मिला। जी बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई ना, तो उस घर में, जिस घर में उनकी डेथ हुई है, उनके मकान है, उसमें 4 भाई रहते हैं मेरे देवर। अब वो जो देवर हैं चारों, अब 5वें ये मेरे शौहर है, तो इनको हिस्सा नहीं मिला। हम आराम से अगर कहें उनसे कि भाई हिस्सा दे दो, और अगर वो ना माने तो क्या करें हम? उनका कानून क्या, बताइए मुझे। क्या कानून? जी ठीक है, क्या कानूनी रास्ता है इनके? देखिए मोहतरमा, कानून जो है बहुत क्लियर है, क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि आपके हस्बैंड जो है बाकी चारों भाइयों के ही भाई हैं। तो इंतकाल के बाद आपके ससुर के उनके जितने भी ये लीगल एयर्स हैं, भाई हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब में उस प्रॉपर्टी का तकसीम होगा। उस मकान में जो जिसमें वो रहते थे, जिसमें आप बता रही हैं कि आपके शौहर को नहीं दे रहे हैं, 4 भाइयों को दे रहे हैं, तो उसमें आपके शौहर का हक है। आप फ़ौरन कानूनी चाराजोई करें कि आखिर में आपको शेयर क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह कि इसको बोलते हैं, सूट को बोलेंगे पार्टीशन। तो जो मकान है उस मकान के पार्टीशन में आप बताइए कि इसका 5 हिस्सा होगा, जिसमें 1 हिस्से का मालिक मैं हूं, और उसको पार्टीशन के लिए आप दावा डाल सकते हैं। जी कुछ और कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं, क्या सवाल है? वकील साहब से सवाल है मैडम। जी मेरे वालिद साहब 2 मैरिज करे मैडम। तो मेरे वालिदा पहले फर्स्ट वाइफ है, उनका इंतकाल हो चुका है। सेकंड वाइफ को, मेरे वालिद साहब के सेकंड वाइफ को जो है ना, उनको 3 बेटे हैं। अच्छा। तो थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी है उसको आधा आधा तकसीम करना चाहिए ना, जितने लड़के हैं उसको डिवाइड करना चाहिए बराबर है। जी आपका सवाल यह है कि आपके फादर ने 2 शादी की थी, पहले शादी से भी बच्चे हैं और दूसरी शादी से भी बच्चे हैं। आपका कहना है कि बीवी चूंकि 2 थी तो प्रॉपर्टी को आधा आधा डिवाइड किया जाएगा। नहीं, ये बात अपने आप में गलत है। प्रॉपर्टी उनके इंतकाल के बाद जो बीवियां बची हैं, दोनों अगर बीवियां जिंदा है तो पहले 1/6 प्रॉपर्टी निकल जाएगा, उन दोनों बीवियों में डिवाइड हो जाएगा। अगर सिर्फ एक बीवी जिंदा है तो 1/6 प्रॉपर्टी निकलकर उसके बीवी के पास चला जाएगा, उसकी मालिक वो हो गई। बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगा उसमें उनके दोनों बीवियों के बेटे और बेटियों का हिस्सा है, और उसी हिसाब से कि बेटों का 2 हिस्सा, बेटियों का 1 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी बताएं, क्या सवाल है? सवाल ये है कि हमने दावा डाला था मकान में, ये हम जीत गए जी इस पार्टी से, और हमारा अब तक जो है, अब तक नहीं मिला कब्जा, 6 साल हो। अच्छा। देखिए, आपने कहा कि आपने दावा डाला था मकान का, और मकान का आपके हक में डिग्री भी हो गया, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिला है। डिग्री आपने बताया कि एक्स पार्टी हुआ है, तो देखिए आप एग्जीक्यूशन डालें उसको, कि क्योंकि जो कोर्ट को ये हक है कि फैसला करे किसी मसले का, उस कोर्ट को ये भी हक है, पावर है कि वो जो है एग्जीक्यूट करे अपने आर्डर पास किए हुए, अपने जजमेंट को। तो आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में जाइए,
अब लाजमी है कि एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है उस प्रॉपर्टी पर पहुंचेगा जिस प्रॉपर्टी का ये है। अगर कोई दूसरा दावेदार है तो वो सामने आकर ऑब्जेक्शन डालेगा, क्योंकि आपका एक्स पार्टी आर्डर है। एक्स पार्टी आर्डर को थोड़ा सा उस नज़र से देखते हैं कि कोई थर्ड आदमी तो नहीं आ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 4-5 सालों से जब से आपके हक में ये दावा आया है तब से आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन क्यों नहीं डाली है। आप फ़ौरन एग्जीक्यूशन पिटीशन डालिए। सिर्फ दावा हाथ में ले लेने से कब्जा नहीं आ जाता है, उसके लिए जो है एग्जीक्यूशन में जाना पड़ता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। मैं एक डिग्री होल्डर हूँ जमीन का। मैं हज को जाने के टाइम में ये लोग अपोजिट वाले स्टे ले लिए थे हाई कोर्ट से। अच्छा। और क्या बोलते, मैं लिस्टिंग के लिए, मेरे को लिस्टिंग डेट नहीं मिल रहा। मैं जनवरी में डाला, अभी तक के लिस्टिंग डेट नहीं मिला मेरे को। तो मैंने क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द मेरा केस हाई कोर्ट बेंच में आ जाए। जी ठीक है। जी, आपके सवाल के हिसाब से कि आपका प्रॉपर्टी का मुकदमा चला जो कि आपके फेवर में डिग्री हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी ने उस डिग्री के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी है और हाई कोर्ट ने डिग्री के एग्जीक्यूशन का स्टे दे दिया है। और ये कि वो स्टे जब हो जाता है, एक डिग्री एडमिट हो जाती है, तो फिर वो सीरियल नंबर से आती है सुनवाई पे। आप कह रहे हैं कि आप क्या करें कि ताकि जल्दी से सुनवाई हो। देखिए, अगर कोई ऐसा ग्राउंड है, सपोज़ के लिए कि डिग्री होल्डर जो हैं वो सीनियर सिटीज़न है, तबीयत ख़राब रहती है, इस किस्म का ग्राउंड लेकर आप अपने एडवोकेट से कहें कि एक पिटीशन लगाएं, हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें कि इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। अगर कोर्ट इसमें ग्राउंड पाएगी, आपके अगर जो रीजंस दिए हैं आप जल्दी सुनवाई की, अगर उससे कोर्ट इत्तफाक करेगी तो उसको सुनवाई जल्दी हो सकती है। ये प्रावधान है कानून में। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। बाइपोलर डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया या उन दवाओं के साइड इफेक्ट की बुनियाद पर शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, जबकि जी क्या कोर्ट में यह कानून है कि इनकी बुनियाद पर शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और तलाक के बाद बीवी को कोर्ट के जरिए अगर मेंटेनेंस मिलेगा तो क्या मिलेगा? शुक्रिया। जी, पहली बात तो ये कि सिर्फ सिजोफ्रेनिया बीमारी होने की वजह से किसी को डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया बीमारी का ये कि उसका अफेक्ट क्या है, इस बीमारी की वजह से वो बीवी क्या उससे बीवी का जो एक ड्यूटी है उसको अंजाम देने में वो के अहल नहीं है, तब तो एक ग्राउंड बन सकता है। अदरवाइज सिर्फ अपने आप में एक बीमारी का इन्वेस्टिगेट होना, उसका पाया जाना जो है ग्राउंड नहीं होता है। दूसरी बात ये कि चाहे डाइवोर्स हो जाए या न हो, बीवी को जो है मेंटेनेंस, अगर वो इंडिपेंडेंट उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो खुद काम नहीं करती है, तो वो मेंटेनेंस जो है हर हालत में अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। आज का कानून ये है। वकील साहब, कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने मसलों से जुड़े सवाल लेकर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो मैम। जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरे शौहर को 6 लाख का चेक बाउंस हुआ है, तो हमने कंप्लीट किया है, तो क्या पेमेंट हम लोग को मिल सकता है? रिटर्न कंप्लीट किया हम लोग, तो 6 लाख का हम लोग को वापस मिल सकता है पेमेंट? और जिससे पैसा लेना है फिलहाल वो अभी अंदर है। अच्छा, देखिए आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है कि अगर आपके हस्बैंड का किसी के पास पैसा था, आपके पास सबूत है कि हाँ पैसा है उनके पास, तो उनके इंतकाल के बाद जो उनके लीगल ईयर्स हैं, आप हुई, आपके बेटे हुए अगर हैं तो, बेटियां हुई अगर बालिग हैं, तो कोई भी आप में से उस पैसे के लिए दावा डाल सकता है। जी, कुछ और कॉलर्स हैं। हेलो। अच्छा जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो, वो जो है ना वो मेरी मम्मी के नाम पर है, लेकिन वो सब उनके कब्जे में, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी की है और उनके 2-3 लड़के हैं जिससे मेरे पापा ने शादी की है। अच्छा, तो कैसे हम उसको वापस पा सकते हैं? हम 2 लड़कियां हैं, उन्होंने हमें छोड़कर 6 साल हो गया, तो अभी वो वहाँ पर शादी करके सब कुछ उस बीवी के साथ मौज मस्ती, हम लोग यहाँ पर गरीबी की जिंदगी कर रहे हैं जी। हम लोग दरगाह पे सभी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए आपका सवाल, पहली बात तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। आप जरा प्लीज क्लियर सवाल पूछें। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कह रही हैं आप कि आपके फादर ने
दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से के जो बीवी है उसके 2-3 बच्चे हैं। पहली बात तो ये कि आपके फादर के प्रॉपर्टी के शेयर में उस बीवी के जो पहले से 2-3 बच्चे हैं उनमें कोई हक नहीं है। आपका हक बनता है जो भी अनमैरिड लड़की है, चाहे वो सर्विस अगर अनमैरिड लड़की है तो उसको, चाहे वो बालिग ही क्यों नहीं हो गई हो, उसको अपने फादर से मेंटेनेंस लेने का हक है। तो पहली बात तो ये कि आप मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं अपने फादर के खिलाफ, और ये कि जो प्रॉपर्टी आपके फादर का है उसमें सिर्फ आप लोगों का शेयर होगा, उनकी दूसरी बीवी के पहले हस्बैंड से जो बच्चे हैं उनका उसमें कोई हक नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है, हमारे जी देखिए सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो हमारा सवाल ये है जी, हम हमेशा अपने व्यूवर्स से कहते हैं वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि हम उनका सवाल सही से सुन पाए और वो हमें सुन पाए। वकील साहब, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा कॉलर्स के साथ। हेलो हेलो, जैसे हम 498A की बात कर रहे थे तो इसमें कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। तो अगर कोई मिसयूज इसका कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की इसे लेकर क्या गाइडलाइंस है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कानून बनता है सोसाइटी को सुधारने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज भी आम कानून में भी देखा जाता है, उसी तरह से इसमें भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दिया था एक केस में, उसमें यह था कि FIR रजिस्टर करने से पहले या अरेस्टिंग डालने से पहले, क्योंकि ये चीज़ ख्याल रहे कि 498A जो है कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को बोलते हैं जिसमें पुलिस बगैर किसी परमिशन के FIR दर्ज होने के फौरन बाद जो है अरेस्ट कर सकती है जिनके नाम FIR में हैं उनको। लेकिन जब इसका मिसयूज देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडेंस दिया। उस गाइडेंस के हिसाब से जो है अरेस्ट करने से पहले तो मीडिएशन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मीडिएशन का प्रोसेस अगर फेल हो रहा है तो उसके बाद अगर अरेस्ट करना भी है तो शौहर को, जिसको भी अरेस्ट करना है तो 41 दफ़ा होता है IPC का, उसके तहत यह है कि आपको रीज़न देना पड़ेगा। अच्छा। कि आप जो हैं क्यों अरेस्ट करना ज़रूरी क्यों हो गया है, क्योंकि अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में 2014 में आया था, उसमें ये गाइडलाइंस आया था कि अगर कोई भी ऑफेंस 7 साल से जिसमें सज़ा कम हो उसमें अरेस्ट करने से पहले रीज़न देना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें भी ऑफेंस जो है 7 साल से कम इसकी सज़ा है, तो एक तो रीज़न देना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी प्रिकॉशन लिया गया है कि अक्सर जो है हस्बैंड के रिलेशंस, घर वाले, भाई बहन या उसकी अपनी भौजाई हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था, चाहे वो देश में हो, स्टेट में हो या देश से बाहर हो। उसके मुतालिक भी अच्छा अक्सर जो है फिर IO जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो एक ये लेकर पहुंच जाता था और उनका पासपोर्ट वगैरह जो है जब्त कराने की कोशिश करता था, या उसको रेड कॉर्नर नोटिस बोलते हैं वो इशू करने के लिए दरख्वास्त दे देता था। कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जो लोग बाहर हैं उनके खिलाफ उनका पासपोर्ट जब्त नहीं होगा, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं होगा। और अगर वो ऐसा ऑफेंस दिया गया है FIR में कि जहाँ कहीं वायलेंस नहीं है, यानी सिर्फ मेंटल टॉर्चर है, कहीं वायलेंस का जिक्र नहीं है, तो ऐसे या मौत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है फौरन ये किया जाएगा कि इसमें आपने जिक्र किया मीडिएशन का, तो मीडिएशन पर भी आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये मीडिएशन क्या है। लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, हम जम्मू से बोल रहे हैं। तो पुंछ में हमारी किसी से ऐसे ही जमीन के तनाजा था, कुछ लड़ाई थी। तो वहां से आकर उन्होंने क्या किया, उसी खानदान के एक लड़के फौजी था। ये 14 सितंबर 2014 की बात है। तो उसने क्या किया कि आकर वहां से यहाँ एड्रेस ढूंढकर, हमारा इधर छनी हिम्मत में रहते हैं, तो हमारे घर का पता करके पुलिस से मिला, पुलिस छनी हिम्मत से मिलकर तो हमारे खिलाफ कोई केस किया पुलिस से मिलकर जी। तो फिर हमारे घर आए पुलिस वाले और वो फौजी भी आया। पुलिस वाला जो हवलदार एक था उसने मेरे लड़के को अंदर ही लाबी में पौड़ियों से नीचे पटक दिया,
उसमें, और 2 जगह से बाजू टूट गया उसका। तो उसके बाद हम उठाकर सीधे ले गए हॉस्पिटल। जी जी, लेकिन आप चाहते क्या है? अब क्या चाहते हैं आप? जी, अब चाहते क्या है आप? क्या जानना चाहते हैं? अब ये बात, अब केस चल रहा है। तो एक दफा हमने उन पुलिस के और फौजी के खिलाफ के मामला दर्ज कराया था, तो खारिज कर दिया पुलिस ने। अच्छा। फिर उसी दिन जब ये कांड हो गया, तो उसी दिन वो अस्पताल गए, अस्पताल SHO भी गया, तो मुझे बोला कि हम इसका इलाज कराएंगे, तो आप केस वापस ले लो, कुछ नहीं बोलना। अच्छा। तो मैंने अखबार में चढ़ा दिया, अखबार में 5-4 अखबारों में है, तो अखबार वाले ने जब दिया तो हमारे खिलाफ पर्चा लगा दिया, पुलिस बिठा दी हॉस्पिटल में। जी जी, एक बात तो ये कि जो भी श्रोता हैं जरा अपने सवाल को संक्षिप्त में, छोटे में करके रखें, खुलासा दें। आपके सवाल से ये जाहिर हो रहा है कि ऑलरेडी आपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस अल्टीमेटली दूसरी पार्टी परेशान होकर आपसे कंप्रोमाइज टाइप की बात करे कि हमें राजयोग करा दे रहे हैं। तो उस कानूनी कार्रवाई जो कर रहे हैं उसके ऊपर आप चलते रहिए। आपने सही कदम उठाया है, और ये कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो कानून जो है उसका समाधान तलाश करेगा। आप कानूनी कार्रवाई उसी तरह से फॉलो करते रहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है। हेलो, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं, सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा ये है, हमारी आंटी जी है। हाँ, हमारी आंटी जी ने जो दूसरी शादी की है ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर सरकारी ड्राइवर था जी, सरकारी ड्राइवर था वो। जी जी, उसके साथ मैरिज की थी, उसकी औलाद कोई नहीं थी। पहली की औलाद कोई नहीं थी। तो हमारी आंटी जो है, हमारी आंटी जी के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, और जो पेंशन थी, तो आप सवाल जरा संक्षिप्त करें, आप पहले से दिमाग में सोचने क्या पूछना है कि ये पूछना क्या चाहते हैं। तो अब इसकी जारी कराया गया। जी, देखिए, आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि आपकी आंटी दूसरी शादी कर ली, चाहे वो ड्राइवर से की हो या किसी से की हो, उस ड्राइवर से भी उनके लड़के हैं। पहली बात तो ये कि जो आपके आंटी के नाम से जायदाद है, उस जायदाद का वारिस जो है, चाहे वो दूसरी शादी कर ली हो, उनकी औलाद हो, उनमें भी जाएगा। अब रहा मसला पेंशन का, तो देखिए पेंशन आपके आंटी का है, तो आंटी वो पेंशन को अपनी ज़िंदगी में जिसको तबीयत करें उसको दें, जैसे तबीयत करें वैसे इस्तेमाल करें, उनका हक है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, हम सरिंदर से बात कर रहे हैं। मैं वकील साहब से सवाल करना चाहूंगी। हाँ, बताएं। पूछना चाहूंगी कि हमारे डैडी की दूसरी शादी है, मगर वो दूसरे मम्मी के जो बच्चे हैं वो हमारी वो जमीन बेच रहे हैं धीरे धीरे। तो हमको बोल रहे हैं कि अभी हमारे पापा जिंदा है, ये जो कुछ चाहेंगे वही करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वो जो आपको ये सवाल दिया, जिसने भी आपको ये राय दी है, वो राय अपनी जगह सही है, क्योंकि अभी वो फादर आपके जिंदा हैं। तो शरिया कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो अपनी ज़िंदगी में उस प्रॉपर्टी को जैसे तबीयत करे वैसे वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो ज़्यादती कर रहे हैं, आपको न देके उन जो दूसरी आपकी माँ है, उनकी दूसरी बीवी है, उनके बच्चों को दे रहे हैं, तो अपने आप में मोरल जो है वो ज़्यादती तो है, लेकिन कानून ये कहता है, उनको ये हक देता है कि जो प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, उस प्रॉपर्टी को चाहे जैसे तबीयत करे वैसे अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। उनके इंतकाल के बाद जिस तरह से और भाई बहन और उनके बेटे बेटियों का दूसरी बीवी से जो है जो उसमें हिस्सा होगा, उसी तरह से आपका भी हिस्सा होगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, वो किस तरह से लेना है? अभी हम ना तो घर से निकालना नहीं, बाहर ही हमें कामा कर ले को, मई मेरे बच्चे कामा कर ले को ही, तो उन्होंने आइश कर रही वहाँ दूसरी को ले को, हमें किस तरह से कानूनी तौर से लेना या नहीं? नहीं, जरा सवाल अपना पूरा बताइए। जी, सवाल अपना पूरा कीजिए। वो हमें नहीं, वो घर से हम ना भगा को 6-7 साल होगा, तो हमें बाहर कैसा को गारमेंट्स में कामा कर ले को, अपार्टमेंट में कामा कर ले को ही, वो घर कैसा लेना, उन्होंने दूसरी को लेकर को रख ले को वो घर में ही।
आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। जरा सवाल जब भी पूछें जरा क्लियर करके पूछें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ, क्या इस संबंध में आप कुछ बता सकती हैं? सवाल बताएं, क्या सवाल है आपको, पूछना क्या आपको? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 2002 का भर्ती हुआ था एज ए डायरेक्ट ट्रेडमैन जी। तो उसमें मैडम उधर पे मैं 2006 में मैंने ट्रेड टेस्ट पास किया था एचएस का। उसके बाद मैं 2011 में पोस्टिंग आ गया जी झांसी। और फिर देखिए, आप अपना सवाल थोड़ा सा छोटा करें और जल्दी पूछें, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैडम मेरा सवाल तभी समझ में आएगा। मुझे ये पूछना है, मैंने दूसरे यूनिट में ट्रेड टेस्ट पास किया था, जो मैं फिर वहां से मैं पोस्टिंग आया कंपसनेट ग्राउंड दूसरे यूनिट में जी। तो क्या मुझे वहाँ का जो ट्रेड टेस्ट पास है उसका फायदा मुझे मिलेगा इस? जी बिल्कुल, चूंकि आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में थे और वहाँ पर आपको अगर कोई अवार्ड मिला है या किसी किस्म का एक रिकमेंडेटरी लेटर आपको मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में जाएंगे वो उसको कंसिडर किया जाएगा। इंक्रीमेंट मिले या न मिले ये तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो बाकी जो और प्रमोशन के आपके चांसेस हैं उसमें जो चीज़ें देखी जाती है कि कितना अवार्ड मिला है, कितना रिकमेंडेशन लेटर मिला है, तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो मैम। जी बताएं, क्या सवाल है? जी मैं मोहम्मद यूकू बोल रहा हूँ मैम। मेरा दरअसल ये मसला है, मैंने लोड क्लियर ऑटो निकाला था मैम ये जम्मू से। मैम उसका ये चक्कर हुआ मैम, उन कंपनी ने गाड़ी बेची तो आरटीओ दफ्तर में वो नया मॉडल पास नहीं किया। जब मैम नया मॉडल पास नहीं किया तो अभी तक उस गाड़ी को नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा। तो अब अगर मैं उस कंपनी पे केस करूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा मैम? जी पहली बात तो ये कि आपके पास बहुत लीगल ग्राउंड है, या आप फौरन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है एक पिटीशन दीजिए और आप बताइए कि उस गाड़ी को लेने से हमें क्या फ़ायदा है जिसको कि हम रोड पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसका नंबर नहीं लग रहा है। या नंबर ना लगने में आपकी कोई कसूर नहीं है, वो कसूर जो है कंपनी की है जिसने गाड़ी बनाई है, उसके लिए पहले वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की है। आपके पास बिल्कुल हक बनता है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाइए, आपको गाड़ी का कीमत भी दिलाया जा सकता है, साथ में इंटरेस्ट भी दिलाया जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट को ये पावर है। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारे अब्बा एक जमीन लिए है, वो जमीन देने वाला जो है पेपर में लिख करके दिए हैं, जो है जो है नाम भी है, लेकिन 96 के एग्रीमेंट पर और जो है रजिस्ट्री नहीं हुआ है वो जमीन अभी जो है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हमारे अब्बा जो है 1969 में जी बोलिए, आगे बोलिए। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हाँ आवाज आ रही है जी बताएं, क्या सवाल है? मैडम मेरा सवाल ये था कि मैं मतलब दूसरी यूनिट में मैंने अपना ट्रेड टेस्ट प्रमोशन का पास किया था और मुझे जब मैं अब पिछली यूनिट में ट्रेड टेस्ट पास किया था तो मुझे इसी नई यूनिट में मेरे को प्रमोशन वो ट्रेड टेस्ट मेरा मान नहीं रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे। फिर इन्होंने क्या किया कि वो प्रमोशन दे दिया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। देखिए मैं जहां तक आपको समझ पा रहा हूं वो ये कि वो प्रमोशन, मैंने पहले ही आपको बताया कि हर किस्म का अवार्ड जो है वो प्रमोशन वगैरह में उसका काउंटिंग होता है। इंक्रीमेंट देने में और डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन जहाँ भी रूल्स एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं तो आप फ़ौरन डायरेक्ट इसमें जाइए, हाई कोर्ट में जाइए या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाइए और वहाँ पर आप ये बात कहिए कि आपके साथ जो है जिसको एक कानून बोलते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल टाइप्स ऑफ पर्सन्स या एम्प्लॉइज, तो उसमें आप जाइए, आपको जो है रिलीफ मिलेगा। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हाँ मैडम आपकी आवाज कम हो जा रही है, आपकी आवाज साफ आ रही है लेकिन वकील साहब की आवाज नहीं आ रही। साफ सुन पा रहे हैं अपना सवाल? चलिए बताइए, मेरी आपकी आवाज पहुंच रही है मुझे। हाँ सर अभी आपकी आवाज साफ आ रही है सर। जी
सर मेरा सवाल ये था कि मैं जिस यूनिट में भर्ती हुआ था उसमें मैंने 2000 मतलब ट्रेड टेस्ट पास किया था प्रमोशन का। एक मिनट, मैं आपको जवाब दे चुका हूं। जवाब सिंपल ये है कि जो भी अवार्ड किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के दौरान मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसका कंसिडरेशन चाहे वो यूनिट चेंज हो जाए या डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, उसका कंसिडरेशन लिया जाता है प्रमोशन के सिलसिले में। अगर आपको प्रमोशन देकर फिर डी प्रमोट कर दिए हैं तो प्रमोशन किसी न किसी रूल्स के तहत ही किए होंगे, फिर कोई दूसरे रूल्स के तहत आपको डी प्रमोट किए होंगे। तो आपके पास ग्राउंड अच्छा है, आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, अपना केस ले गए, या हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट में जा सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, आपका ग्राउंड जो है अच्छा है और आपके सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, आप जैसे आज हम बात कर रहे हैं 498A की, तो आपने बीच में जिक्र किया मीडिएशन का, तो ये मीडिएशन क्या है और क्यों जरूरी है? मीडिएशन का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कानून ये है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर कोई कंप्लेंट जाके थाने में करता है तो ये मैंडेटरी है, लाजमी है पुलिस ऑफिसर्स को उस कंप्लेंट को लिखने का। एक बार जब कंप्लेंट लिख लिया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पावर ऑफ अरेस्ट होता है, तो फिर फौरन पुलिस पहुंच जाती है और अरेस्ट कर लेती है। और ऐसा भी सिचुएशन देखा गया है कि पता चला कि एक घर में जो है जितने जेंट्स हैं, लेडीज हैं, सब अरेस्ट हो गई। घर में कई केसेस में ऐसा देखा गया। 4 साल के 8 साल के घर में बच्चे हैं, वो लावारिस हो जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए कि पहले इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, एक मीडिएशन किया जाए। अगर वहां पर मसला सॉल्व नहीं होता है, उसका ड्यूरेशन दिया गया है 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर यह कि उस पुलिस ऑफिसर्स को 4 महीने के अंदर जो है चार्जशीट फाइल करना होगा। ये सब डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ चुका है। तो मीडिएशन का मेन पर्पज ये है कि ये देखती है कोर्ट कि क्या इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। जब ये बात शुरू के 1-2 हियरिंग में जब बात क्लियर हो जाता है कि नहीं साहब मीडिएशन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वाइफ के साथ ज्यादती हुआ है और उसके कंप्लेंट में जान है, तो वो जो है एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेज देते हैं। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या? मैं शादाब बोल रहा हूँ भागलपुर से। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरे माँ का प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, वो मामा ने आपस में ही बांट लिया, माँ को इस चीज से वंचित कर दिया, उसमें उनको शेयर नहीं दिया। माँ के मांगने पर वो बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट से ही ले लीजिए। अच्छा। और माँ के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर सके कि मैं अपने पापा जी की बेटी हूँ। अच्छा। तो उनके पास सिर्फ वंशावली अभी हम लोगों ने बनाया है। तो आगे का प्रोसीजर कैसा है वो पता नहीं है कि कैसे केस लड़ें, कैसे हम लोग जमीन लेने के लिए अर्जी दायर करें। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने ये बताया कि आपकी माँ जो है वो बहन है जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है, नहीं कि वो आपके मामा लगते हैं, उनका ये दावा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग उस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं कि किसी को बिल्कुल नाजायज करार देने लगते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो ऐसा यहाँ पर अगर है और आपने वंशावली तैयार कर लिया है तो आप फौरन जो है कोर्ट में जाइए और अपनी माँ के हिस्से के लिए आप दावा कीजिए। आज की डेट में लीगो मेडिकल जो है वो लॉ काफ़ी डेवलप हो चुका है। डीएनए हो सकता है, आप उसके लिए दरखास्त दे सकते हैं कि मामू से और हमारी माँ से जो है डीएनए मिला लीजिए। अगर वो एक ही बाप एक ही माँ के बेटे लग रहे हैं तो अल्टीमेटली वो बहन हो जाएगी। तो आपका दावा मजबूत है, आप दावा कीजिए। जी वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे आज हम बात कर रहे हैं 498A की, तो कई बार ये भी देखा गया है कि लोग इसमें झूठी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सजा है और कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल क्लियर है इस मसले में। क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है हमारे यहाँ, आप ये कह लीजिए इसको शॉर्ट में कि 2 में से 1 गया, यानी कि जिसने कंप्लेंट फाइल किया है, अगर वो ऐसा एविडेंस दे रहा है कि पुलिस को चार्जशीट करने का जो है मवाद पहुंच जाता है उसको, तो पुलिस चार्जशीट करेगी। लेकिन अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि कंप्लेंट अपने आप में झूठा है, तो पुलिस कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ 182 का जो है यानी कि झूठा कंप्लेंट फाइल करने का मुकदमा दायर कर सकती है। जी बिल्कुल। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।